हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? जैसे भी हो बहुत सही हो। तो आज की स्टोरी हमें शेयर की है आर्यन ने। थैंक यू वेरी मच आर्यन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप लोगों को भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है मेरे साथ तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टा हैंडल पर मुझे लिख भेजो अपनी स्टोरी। मैं शेयर करूँगा उस स्टोरी को आप सभी लोगों के बीच में अपनी आवाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्यन बिलोंग्स फ्रॉम बसाई, महाराष्ट्र। और ये बात कम से कम 10 साल पुरानी है। ये बात है कम से कम 2013 की। और आर्यन का ऐसा बताना है वो आज भी इस बात को सोचकर इतना डरता है जितना 1 साल पहले। और आधे लोग तो इसे फियर फाइल्स का एपिसोड समझते हैं और आधे लोग क्राइम पेट्रोल का। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ और जानते हैं क्या थी एग्जैक्ट कहानी। तो आर्यन बचपन से ही चौल में रहता था। चौल में बेसिकली एक फ्लोर पर 12 फैमिलीज रहा करती थी। तो ऐसे उसमें 3 फ्लोर हुआ करते थे। तो सबसे जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे जो चौल के लैंडलॉर्ड थे वो रहा करते थे। बाकी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जो फैमिलीज हुआ करती थी चौल में वो सब रहा करते थे। और मकान मालिक जो थे उनके चौल के वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद किया करते थे। मतलब जो चौल में लोग रहा करते थे उन्हें फील नहीं होने देते थे कि वो एक मकान मालिक है। जस्ट उनके साथ एज अ फैमिली मेम्बर की तरह रहा करते थे वो। सो मकान मालिक जो थे वो अपने बेटे के साथ, उनकी डॉटर इन लॉ और उनके 3 ग्रैंडसन इनके साथ रहा करते थे। और जितने भी चौल के लोग थे वो सब एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल कर रहा करते थे कि किसी को कोई फील ही नहीं होता था कि सब एक दूसरे से अलग हैं। मतलब मानो एक उन्होंने अपनी आपस में ही एक फैमिली बना रखी थी। कोई किसी से भी मतलब बिल्कुल अलग नहीं, सब एक साथ, सबका एक साथ उठना बैठना, सबका मतलब एक साथ ग्रुपिंग होना, मतलब इस तरीके से रहा करते थे वो लोग एक चौल में। आर्यन का जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल था आर्यन के लिए। लेकिन लास्ट के उसके 2 साल वो बिल्कुल भी मेमोरेबल नहीं थे आर्यन के लिए। क्योंकि चौल में कुछ ऐसा हुआ था कि आर्यन उस चौल को दोबारा अब याद नहीं करना चाहता। चौल के फर्स्ट एंड सेकंड रूम की एंट्रेंस अलग थी, बट सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस के थ्रू जहाँ एक रूम था वो रूम सबसे बड़ा था। चौल के हर एक रूम में एक किचन, एक टॉयलेट और एक बेडरूम हुआ करता था। और 3 कॉमन टॉयलेट हुआ करते थे जो हर कोई चौल का व्यक्ति यूज़ करता था। मतलब बेसिकली जो होते हैं ना पब्लिक टॉयलेट्स, उस तरीके के हुआ करते थे जिन्हें हर कोई यूज़ कर सकता था। बट इधर एक बड़ा वाला रूम था, उसमें एक किचन, एक टॉयलेट, एक बेडरूम और एक बाथरूम था। और उसमें 4 विंडोज़ थी। इतना बड़ा रूम है तो इसके प्राइसेस भी काफ़ी हाई होंगे। तो मोस्टली जो चौल में लोग रहा करते थे वो थोड़े से मिडिल क्लास से थोड़े से लो रहा करते थे। तो वो इतना हाई फाई रूम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली उनका जो चौल में रहने का जो तौर तरीका था वो जस्ट एक एडजस्ट करने वाला था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़ा वाला रूम रहता था उसे कोई भी रेंट नहीं करता था चौल में। वो मोस्टली खाली पड़ा रहता था। और अब आ जाती है 2011 में एक और ऐसी फैमिली रहने के लिए आ जाती है। ये फैमिली काफ़ी इंट्रोवर्ट फैमिली थी, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, अपने आप में ही रहना और अपने में ही खुश रहना। और इस फैमिली में लोगों को पता था शायद 2 लोग हैं जिसमें से एक व्यक्ति मैरिड है और एक अनमैरिड है। एंड आर्यन वॉज प्रिटी श्योर कि शायद चौल की आंटियों ने तो इस फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े चौल में एक फैमिली रह रही है और उससे किसी ने बात ना की हो। तो आर्यन थोड़ा सा सोच रहा था कि शायद किसी ना किसी ने तो बात की होगी। और कुछ लोगों ने ऐसा बताया भी था कि फैमिली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो शायद हो सकता है उन्होंने बात की होगी। अब क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ये बड़ा वाला जो रूम था ना उसके बाहर से एक गैलरी थी। तो आर्यन मोस्टली वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करता था। वहाँ अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती थी, अपने दोस्त वगैरह के साथ वहाँ जाकर टाइम पास करता था मस्त मज़े से। तो अब एक बार क्या होता है, आर्यन अपने स्कूल से आ रहा होता है और ये सोच कर आ रहा होता है कि मैं यार आज गैलरी में आराम से बैठूँगा, अपना म्यूजिक सुनूंगा और दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाऊंगा। तभी आर्यन की मम्मी बोलती है नहीं बेटा, आज उस गैलरी में नहीं बैठना। अब आर्यन अपनी मम्मी से बोलता है कि माँ आज क्यों नहीं बैठूँ, मैं वहाँ हर दिन तो बैठता हूँ, आज क्या कुछ खास है। बट उसकी मम्मी बोल देती है नहीं आज बैठना नहीं है तो नहीं बैठना है। मतलब इस तरीके से डांट फटकार देती हैं। अब जैसे जैसे आर्यन और आर्यन की मम्मी स्टेयर्स पर बैठते हैं तो गैलरी के सामने जो बड़ा वाला रूम था वो देखते हैं, वो रूम पूरा बंद है। अब रूम पूरा बंद है, मतलब मोस्टली तो रूम खुला रहता है, विंडोज खुली रहती हैं, लेकिन आज ये रूम काफ़ी ज़्यादा बंद है, मतलब एकदम पैक है, अंदर का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आर्यन अपनी मम्मी से क्वेश्चन करता है कि मम्मी क्या मतलब क्या हुआ, कैसे ये सब बंद क्यों है, आज इस चौल में ना शांति वाला माहौल क्यों, मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें पूछता है वो अपनी माँ से। अब आर्यन की मम्मी उसे कुछ बताती नहीं है। अब जैसे ही स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं
तो आर्यन की मम्मी उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे आर्यन के होश उड़ जाते हैं। आर्यन की मम्मी उसे बताती है, जब तुम आज स्कूल में थे तो इस रूम में जो बहू थी उसने सुसाइड कर लिया। मैंने तुम्हें बताया था इस रूम में 4 विंडो हैं और पीछे वाली बालकनी में से वो विंडो का बाहर का दिखता है। तो एक ग्रांड पाए हुए थे, तो उन्होंने उस बहू को पंखे से लटकते हुए झूलते हुए देखा था। तो तब उन्होंने ओनर को कॉल किया था, जो मकान मालिक थे उन्हें कॉल किया था, और वो आए और इस तरीके से यहाँ पे मतलब पता चला कि इस बहू ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा आर्यन की मम्मी आर्यन को बताती है। अब इस तरीके से वहाँ पर जो सुसाइड हुई थी, तो उसके चलते लैंडलॉर्ड जो था वो फैमिली के बाकी मेम्बर्स को भी कॉल कर देता है और सबको बुलाते हैं कि यहाँ इस तरीके से ऐसे सुसाइड हुई है, आप लोग आ जाओ। तो सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाते हैं कि इस तरीके से एक सुसाइड कैसे हो सकती है। अब इस परिवार से ज़्यादा तो परेशान इनके चौल वाले थे कि ये सारी फैमिली बाहर थी, तो ये फिर हुआ कैसे। ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये बहुत इंट्रोवर्ट फैमिली थी, कभी कहीं बाहर जाती नहीं थी, और आज ये कुछ लोग बाहर गए और इनमें से एक ने सुसाइड कर ली। ये सारी बातें बड़ी खटक रही थी सबको। चौल में जितनी भी आंटीज थी वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी इस इंसिडेंट से, और वैसी बात है कोई भी डरेगा। और उस चौल में केवल आंटीज ही थी, दिन का टाइम था तो मर्द लोग वहाँ थे नहीं। और आर्यन सबको बोलता है कि क्यों ना हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें इस चीज़ के बारे में। तो जितने भी लेडीज़ लोग थे, आंटी लोग थे, वो सब घबराई हुई थी कि यार कौन इस पुलिस के चक्कर में पड़ेगा। और जो लैंडलॉर्ड थे उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो वो इस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना नहीं चाहते थे। तो आर्यन को मतलब सब लोग समझाकर मना कर देते कि नहीं नहीं कोई नहीं, अब ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे क्रियाक्रम कर देंगे इनका। तो अब चौल के जितने भी लोग होते हैं फाइनल लड़की के घर वालों से पूछते हैं कि लड़की का दाह संस्कार कब करना है। तो फैमिली बोलती है कि हम लोगों ने वैन बुलाई हुई है, वो रात को आएगी और वो डायरेक्ट बॉडी को शमशान घाट ले जाएगी। तो अब एक करके जो चौल वाले लोग थे वो सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। अब चौल वाले समझ गए थे यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक अजीब सा सन्नाटा सा था चौल में, जहाँ रोज़ बच्चों की खेलने की, आंटियों की बातें करने की, पानी भरने की, नोकझोंक की, छोटे मोटे झगड़ों की जो आवाज़ें आती थी, आज वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मानो कि ऐसा लग रहा था कि आज चौल में कोई है ही नहीं। अब अगली सुबह होती है, जितने भी आंटियाँ लोग थे वो खाना बना रही थी, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मर्द लोग अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब चौल में एक बात अचानक से फैलती है। बात ये होती है कि जो बड़ा वाला रूम है वो पूरा का पूरा मतलब साफ़ हो चुका है। जो फैमिली रह रही थी वहाँ, वो फैमिली है ही नहीं। मतलब जो उनका सामान था, जो भी उनका सामान लेकर आए थे, बेड वेड बिस्तर विस्तर, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, वो सब कुछ नहीं, मतलब एकदम ब्लैंक खाली पड़ा था वो रूम, जैसे कि उसमें कोई रह ही नहीं रहा था। मतलब रातों रात पूरी फैमिली गायब हो गई। अब जो मकान मालिक था वो एक एक करके सबको कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उन सबके कॉल लगते ही नहीं है। हर किसी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, और अब एक हफ्ते तक उस रूम में कोई भी नहीं जाता। उस फैमिली का पता ही नहीं चलता कि वो फैमिली कहाँ चली गई। अब सबको एक हफ्ता लग जाता है इस पूरे शौक से बाहर निकलने पर, क्योंकि एक हफ्ते पहले किसी ने सुसाइड किया और दूसरा इस तरीके से एक फैमिली का पूरी तरीके से गायब हो जाना, मतलब लोगों के लिए दिन दहला देने वाली बात थी ये। अब एक हफ्ते बाद धीमे धीमे सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक ऐसी बात बैठ गई थी कि सुसाइड होना, फिर इस अचानक से इस तरीके से गायब हो जाना पूरे फैमिली का, मतलब लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस करने में भी टाइम लग रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। तो एक हफ्ते बाद अब यहाँ धीमे धीमे जो माहौल था वो नॉर्मल होने लगता है। अब मकान मालिक ने इस रूम में लॉक लगा दिया था और डिसाइड किया था कि अब ये रूम वो किसी को रेंट पर नहीं देंगे। और मकान मालिक के यहाँ 2 बेटे थे जो कनाडा में रहते थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब ये चौल टूटेगी और वो यहाँ बड़े बड़े 2 बंगले बनाएंगे। अब कब टूटेगी ये चौल, ये तो किसी को कन्फर्म नहीं था, बट ये जब इंसिडेंस हो जाता है तो मकान मालिक डिसाइड करता है कि 2014 मतलब इस केस के 2 साल बाद इस चौल को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा और यहाँ बड़े बड़े 2 बंगलों बनाए जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सैड मूवमेंट था सबके लिए, क्योंकि लोगों की मेमोरीज जुड़ी थी उससे, लोगों का बचपन बीता था उस चौल में, लोग हंसते खेलते बड़े हुए थे इस चौल में। तो ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड मूवमेंट था, लेकिन कुछ तो था जो कि इन सबसे छुपाया जा रहा था। अब यहाँ 2 महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का टाइम होता है। सारी आंटियाँ रात को बैठ के गप्पे लड़ा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आर्यन वहीं हाइड एंड सीक खेल रहा था। आर्यन उसी गैलरी में छुपा हुआ था जहाँ पे वो यूजली गर्मियों के टाइम में बैठा करता था। अब सडनली आर्यन को यहाँ पसीने आने लगे, अचानक से चक्कर आने लगे, मतलब वो शिवर करने लग जाता है, वो काँपने लग जाता है और हर 2 सेकंड में उसकी आंखें ब्लर हो रही थी। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उसके कान में धीरे से आगे कुछ तो बोल रहा है।
आर्यन बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद तो अपने रूम में जाता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं और अब सब लोग उसे पकड़ के आराम से बैठाते हैं और तब आर्यन सबको बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ। अब जब सब लोग ये सुनते हैं तो आर्यन को थोड़ा सा केयर करते हैं, उसे थोड़ा पानी वानी देते हैं, उसका फेस वेस पहुँचते हैं और बोलते हैं तू आराम से बैठ, तू आराम से बैठ। इस तरीके से आर्यन को तसल्ली देते हैं। अब जैसे ही आर्यन थोड़ा सा बेटर फील करता है तो आर्यन के जितने भी जो नेबर्स होते हैं, चौल वाले होते हैं, वो सब आर्यन को समझाते हैं कि यहीं पे रेस्ट कर, अब तो ऊपर मत जाइयो, ऐसा है वैसा है, मतलब उसे समझाते हैं। अब इस इंसिडेंस के तकरीबन 2 हफ्ते बाद आर्यन को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो किचन में उठकर पानी पीने के लिए जाता है। अब उसे फिर से वही पुरानी वाली आवाज़ है, जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस तरीके की उसे आवाज़ें आने लग जाती हैं। और अब यहाँ आर्यन सोचता है हो ना हो ये सारी आवाज़ें वही उस रूम से आ रही हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो इतना ज़्यादा डर जाता है तो भागते भागते अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे वहाँ उस रूम से आवाज़ें आ रही हैं, किसी को रोने की बिलखने की आवाज़ें आ रही हैं। अब वो आर्यन अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्या है, कैसे है। अब आर्यन की मम्मी भी उठ जाती हैं और आर्यन की मम्मी अब उसके साथ किचन में जाती हैं और अब वो जब किचन में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो अब आर्यन की मम्मी उसे वहाँ से किचन में से ले जाते हैं और उसके सर पे थोड़ा सा हाथ मतलब रख के हाथ फेर के उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती हैं। और अब आर्यन की मम्मी बोलती हैं ऐसा नहीं कि तुझे ही कुछ अजीब लग रहा हो। वो बोलती हैं कि ये इस तरीके की आवाज़ है, मैंने भी 3 दिन पहले सुनी थी। अब आर्यन की मम्मी आर्यन को समझाती है कि ऐसा मत सोचना कि सारा तेरे साथ ही हो रहा है, ये कॉमन हो गया और ये भी मैंने पहले भी फील किया था, तो अब ज़्यादा दिल पे मत लेना और थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना। इस तरीके की मतलब बातें करके उसकी मम्मी उसे सुनाने की यहाँ कोशिश करती है। अब कुछ महीने बाद आर्यन को एक सपना आता है जो कि बड़ा अजीब सा होता है। आर्यन एक रूम में है जहाँ उसे कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं, वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, आर्यन के साथ हाथापाई कर रहे हैं, लेकिन आर्यन को उनकी बातों को समझ में नहीं आ रही है। वो शायद बंगाली में बात कर रहे होते हैं, आर्यन को बेल्ट से मार रहे होते हैं, लेकिन आर्यन यहाँ चिल्ला नहीं पा रहा होता है, आर्यन का गला बैठा हुआ होता है। वो आर्यन का बाल पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, उसे फ्लोर पर पटक रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। तब आर्यन को 2 लोग दिखते हैं और वो जो 2 लोग होते हैं वो कोई और नहीं, वो लोग होते हैं जो उस फैमिली में साथ में रह रहे थे। तब आर्यन को याद आता है वो जो फैमिली थी वो भी बंगाली फैमिली थी। तब आर्यन समझ जाता है ये तो वही बंगाली फैमिली है जो इस रूम में रह रही थी। अब तब आर्यन का अचानक से सपना टूटता है और उसकी आंखें खुलती हैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, परेशान होने लगता है। आर्यन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। अब यहाँ आर्यन का पूरा दिन बड़ा अजीब सा जा रहा है, मतलब वो क्लास में जा रहा है तो उसका क्लास में एक मन ही नहीं लग रहा, और घर लौट कर आता है तो वो सारी ये बातें अपने भाई को बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया और ये सारी बातें मतलब अपने भाई को बताता है। वो अपने भाई को बोलता है कि मुझे अनईजी सा फील हो रहा है। अब आर्यन का भाई आर्यन को बोलता है कि तुझे ये सपना नहीं आया, ये सपना मुझे भी आया था, और वो बोलता है कि मेरे साथ कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये सपना आया था। तो अब आर्यन अपने ग्रुप को बुलाता है और ग्रुप में डिस्कस करता है, तो ग्रुप के बच्चे ही बोलते हैं कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही सपना आया था। तो अब यहाँ ये सब लोग समझ जाते हैं कि वो जो लड़की थी वो कोई सुसाइड नहीं था, ये एक्चुअली में उस लड़की को टॉर्चर किया गया था, और वो कोई सुसाइड नहीं, वो एक मर्डर था। अब यहाँ 1 और महीना बीत जाता है। अब सारी फैमिली धीमे धीमे चौल से मूव ऑन कर रही थी क्योंकि चौल जो था वो टूटने वाला था। तो तकरीबन 7-8 फैमिलीज रह गई हैं पूरे इस चौल में। तो अब एक रात को पावर कट होता है, तो जब पावर कट होता है तो सारी आंटी एक साथ बैठकर बातें कर रही हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं और मतलब सब लोग अपने अपनी एक्टिविटीज़ में सब लोग बिजी हैं। तभी आर्यन की एक फ्रेंड थी रूपाली, वो आर्यन को कुछ ऐसा बताती है। शुरू में बताया था ना कि बिल्डिंग टूट रही है बट इनसे कुछ छुपाया जा रहा था। रूपाली बताती है कि वो क्या चीज़ थी जो छुपाई जा रही थी। तो चौल में एक त्रिलोक नाम के अंकल रहा करते थे जो काफ़ी ज़्यादा पैक करते, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेड ड्रिंकर नशेड़ी थे, जो हर रात को पीकर ही आते थे। उनका पावाजी का ठेला वेला था। उस दिन जब सुसाइड हुआ था और रात को इस फैमिली ने कहा था कि हम बॉडी को रात को लेके जाएंगे कब्रिस्तान तक, तो ये बात उस रात की है। तो तकरीबन ये बात है रात के 2-2:30 बजे कि त्रिलोक अंकल रात को पीकर आ रहे हैं और मतलब ऐसे ही चल रहे हैं अपने नशे में। तो वो जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो वो देखते हैं रात को कोई वैन नहीं आई है, बट वो जो पूरी फैमिली होती है ना वो सब पैक कर कर जा रहे होते हैं। उनके हाथ में बड़ा बड़ा ब्रीफ केस होता है, सूट केस होता है, और जिन्होंने वो ब्रीफ केस उठाया हुआ होता है उनके हाथ में वो काले वाले जो ग्लव्स होते हैं वो पहने हुए होते हैं। वो लोग जिन्होंने वो सूट केस पकड़ा हुआ था केवल वो ग्लव्स उन्हीं ने पहने हुए थे, बाकी किसी ने नहीं पहने हुए थे। और वो नोटिस करते हैं कंटिन्यूसली वो कोई स्प्रे बार बार स्प्रे कर रहे हैं अपने हाथों पर, मतलब लगातार स्प्रे करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं सूट को उसको लेकर। और ये चीज़ त्रिलोक अंकल देखते हैं और नशे में होते तो वो चीज़ ना कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करते उनसे और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और जब सुबह होती है और मॉर्निंग में ये सब पता चलता है कि यहाँ
ऐसा सुसाइड वगैरह हुआ और मतलब ये सारे इंसिडेंट्स हुए एंड ऑल। तो अब मॉर्निंग में जितने भी आदमी लोग मर्द लोग बैठे हुए होते हैं तो अपना डिस्कशन वगैरह करते हैं कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो त्रिलोक जो अंकल थे वो बोलते हैं मैंने रात को ये सब ऐसा ऐसा देखा था कि मतलब कोई वैन वैन नहीं आई है और सूटकेस लेके कोई स्प्रे से छिड़कते हुए जा रहे थे ये लोग। इस तरीके से ये सारी बातें उन मर्दों के बीच में त्रिलोक अंकल बोलते हैं। ये सारी बातें मकान मालिक को और चौल में रहने वाले बड़े बड़े अंकल लोगों को बताती है केवल। तो जो रूपाली के पापा होते हैं वो भी उनमें से एक होते हैं जिन्हें ये बात पता होती है और वो रूपाली को ये बात बता देते हैं ये बोलकर कि ये तुम किसी को भी नहीं बताओगी। बट रूपाली आज ये बातें सबको बता देती है, मतलब अपने जो ग्रुप में दोस्त थे उन सबको ये बातें बता देती है। और तब सब समझ जाते हैं कि जितने भी बड़े लोग थे इन सबको पता था कि ये एक मर्डर है और अगले दिन ही सबको पता चल चुका था ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है। और इसी वजह से ये जो चौल है टूट रही है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी जो चौल है वो थोड़ा सा कहीं बदनाम हो गया, इस चौल में मर्डर हुआ था, इस वजह से इस चौल को तोड़ने का फैसला बना लिया गया था। तो अब ये चीज़ें आर्यन को पता चलती हैं, बट अब क्योंकि इस बात को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था तो अब आर्यन और उसकी फैमिली जा ही रही होती है यहाँ से। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में होते हैं आर्यन और इसका भाई कि शायद हमने पहले बता दिया होता या हमें पहले पता लग गया होता तो हम लोग एक कंप्लेन कर देते। तो इस तरीके से दोनों रिग्रेट में होते हैं, क्योंकि अब इस बात को बहुत महीने हो चुके होते हैं। तो अब कोई भी इस चीज़ को कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अब 3-4 महीने में आर्यन और उसकी फैमिली भी जा ही रही थी छोड़कर। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं आर्यन इन महीनों को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट के साथ निकालता है, क्योंकि आर्यन और ये जो उसके भाई होते हैं वो इन 3-4 महीनों को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में निकालते हैं, क्योंकि ये सोचकर कि शायद हम लोग कुछ हेल्प कर सकते थे, हम लोग कंप्लेन कर सकते थे या मतलब कुछ और कर सकते थे। इस तरीके से वो लोग इसे रिग्रेट में निकालते हैं। वो इतने फ्रीली नहीं घूम रहे थे जितने ये सब किया है। वो आज इतने फ्रीली घूम रहे हैं, इस वजह से उस लड़की की जो आत्मा है वो रो रही है, चिल्ला रही है। इसीलिए हमें उस गैलरी से वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसके चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड हम सबको सपने आते हैं और कहीं ना कहीं उस लड़की की आत्मा भी चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। और ये सोच कर आर्यन और ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। फाइनली 2 महीने बाद आर्यन अपनी फैमिली के साथ वहाँ से मूव आउट कर जाता है और करीबन 2-3 महीने बाद वो चौल पूरी टूट जाती है। तकरीबन आज की तारीख में जो मकान मालिक थे वो भी नहीं रहे, उनकी भी डेथ हो गई है। और जहाँ वो चौल हुआ करती थी आज की तारीख में वहाँ 2 बड़े बड़े बंगलो हैं और उन बंगलों का नाम भी वही है जो चौल का नाम हुआ करता था, जहाँ पे ऑब्वियसली मकान मालिक के 2 बेटे रह रहे होते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आर्यन आज भी इस बात को नहीं भुला पाया है। वो सोचता है कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कर सकता था कि वो लोग पकड़े जाते और उस शायद लड़की को बचाया जा सकता था। आज भी कहीं ना कहीं उसे ये बात याद आई जाती है। बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जो कि वो सही कर सकता था, जिसकी वजह से शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए या शायद वो लोग पकड़े जाते, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसका रिग्रेट आर्यन को आज तक है। और आर्यन आज भी वो सारी चीज़ें सोचकर डरता है। अब वो बस प्रे करता ही है वो जो सोल थी, उस लड़की की जो वहाँ आत्मा थी, वो जो कैद थी वहाँ पर, उसको मुक्ति मिल जाए एंड जहाँ पर भी वो खुश हो। एंड देयर इज़ अ शॉर्ट मैसेज जो आर्यन ने हमारे साथ शेयर किया है, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लिसन दिस। अगर आपके आसपास कोई भी या किसी के साथ भी गलत हो रहा हो तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, वो हिम्मत दिखाओ जो हम सब नहीं दिखा पाए थे। आई बिलीव कि जब तुम हिम्मत दिखाओगे गॉड आपकी हिम्मत को हिम्मत देगा, वरना तुम भी शायद ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहोगे जो हम आज कर रहे हैं। थैंक यू। सो दैट वॉज द स्टोरी गाइज जो आर्यन ने आज हमारे साथ शेयर की थी। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी यही प्रेयर करोगे कि जहाँ कहीं भी वो सोल हो उसे मुक्ति मिले, वो खुश रहे। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो गाइज। तो गाइज आप लोगों के पास भी इस तरीके की थ्रिलिंग स्टोरीज हो तो मुझे लिख भेजो मेरे इंस्टा हैंडल पर, मैं शेयर करूँगा आपकी स्टोरी अपनी आवाज़ में। मैं करता हूँ वीडियो को फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चाओ।